Good morning and welcome back students to lecture number 17 for partnership accounts fast track batches. तो expenses of consignment जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में करने के लिए, वो होपफुली आप सबने कर लिए होंगे। और हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था कमीशन। देखिए कमीशन के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक। अब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्यों? क्योंकि कमीशन का अगर लॉन्ग क्वेश्चन में कोई रोल नहीं होगा सोलो, तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं रोल होगा। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों उसका रोल नहीं है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर आपके सामने आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है जैसे मैं पार्टनरशिप में बोलता हूं कि इट इज अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, कंसाइनमेंट के केस में मैं ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, काफी ब्राइट चांसेस होते हैं कंसाइनमेंट का क्वेश्चन आने के। चलिए, तो अभी हम लोग बात करने लगे हैं एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनमेंट। बेटा जैसे ही मैंने आपको बोला था कि कंसाइनमेंट अकाउंट जो हमारा होता है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी है, प्लस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है। सब कुछ सर, इसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन भी हो रही है, इसमें एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं शब्द यूज करता हूं एक्सपेंसेस, तो मेरे दिमाग में दो चीजें आ जाती हैं। सर एक्सपेंसेस दो तरीके के होते थे, एक तो होते थे डायरेक्ट, एक होते थे इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे जिनकी आप अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग डालते थे किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में। जो इनडायरेक्ट होते थे उसे हम डालते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। होपफुली ये आप सबको अच्छे से याद हो। लेकिन सर यहां पे तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा बना रहे हैं, हमें इसकी बाइफर्केशन की क्या जरूरत है? तो बेटा मैं आपको एक और चीज याद करवाना चाहता हूं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे थे वो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते थे, इसका एक और भी यूज होता था। वो यूज क्या होता था? वो यूज होता था कैलकुलेशन ऑफ कॉग्स और क्लोजिंग स्टॉक। जब भी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते थे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मानते थे। यही काम हमने यहां पे करना है। तो यहां पे जो एक्सपेंसेस हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो है नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, एक है रेकरिंग एक्सपेंसेस। अब इसको जरा एक आप लोग चार्ट फॉर्म में समझना। देखिए मिस्टर ए, ये हुए आपके कंसाइनर, ठीक है। अब ये हैं मिस्टर बी, कंसाइनी। अब बेसिकली ये हुआ आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ये हुआ आपका कंसाइनी प्लेस। एक और तीसरी चीज होती है, वो होता है मिस्टर सी, आपका कस्टमर। तो अब देखिए अगर मैं इस टाइमलाइन को बनाना चाहूं ऐसे, तो गुड्स यहां से चले, ठीक, और यहां पे जाके रुक गए, उसके बाद यहां से चले, फिर आगे कस्टमर के पास रुक गए, ठीक है जी। तो अब मिस्टर ए की प्लेस से चलकर मिस्टर बी की प्लेस तक पहुंचने वाले जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, देखिए बेटा रास्ते में कई तरह के एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ये एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, ऑक्ट्रॉय हो सकता है, कोई टैक्सेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन्हें हम लोग बोल देते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस की डेफिनेशन ही ये है कि इन जो एक्सपेंसेस कंसाइनी की प्लेस तक पहुंचने से पहले किए जाते हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को हम लोग नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस बोल देते हैं। एक बार जब गुड्स कंसाइनी की प्लेस पर पहुंच गए तो क्या उसके बाद कोई खर्चे नहीं होंगे? बहुत तरीके के खर्चे होंगे सर। गोडाउन में रखने का खर्चा, उसे मेंटेन करने का खर्चा, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, उसे हम बोल देते हैं क्या सर? रेकरिंग
एक्सपेंसेस, ठीक, ये चीज है, उसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों, रेकरिंग एक्सपेंसेस। तो अब यहां पे समझने वाली बात है, जो हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है, देखिए जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स की वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स कौन से होंगे सर, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स होंगे लाइंग विद मिस्टर बी। देखिए बेटा, खर्चा चाहे ये हो, दोनों किसके होंगे, हमारे कंसाइनर के। ये बात तो हमें पहले ही लेक्चर में समझ में आ गई थी कि खर्चा कोई भी है वो कौन बियर करेगा, वो कंसाइनर बियर करेगा। तो यहां पे हमें अभी क्या समझना है, यहां पे भी यही चीज हमें समझनी है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स जब हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये वाले जो खर्चे हैं, दीज विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स में आएंगे हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि इसके लिए याद करो, तुम्हें 11वीं में भी सिखाया गया था, हम लोग कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करते होते थे कि एक मोबाइल फोन है, अगर तुमने मोबाइल फोन आज परचेज किया है जिसकी बेसिक कॉस्ट है 10,000, उस मोबाइल फोन में तुम लोगों ने लेमिनेशन भी करवाई, ठीक, स्क्रीन गार्ड भी डलवा दिया, एक कवर भी ले लिया, सब कुछ 100 रुपए का मान लेते हैं, ठीक है जी। तो तुम जो कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन है वो कभी भी 10,000 नहीं बोलोगे, तुम फर्स्ट परचेज के टाइम पे 10,300 ही बोलो। ऐसा ही कुछ हमें यहां पे करना है। तो जब हमने यहां पे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो जो एक्सपेंसेस यहां तक रेकरिंग हो चुके हैं, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हो चुके हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को हम लोग पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मानेंगे। तो अब आगे देखिए, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, those expenses which are incurred to bring the goods to the godown or the place of the agent। place of agent मतलब यहां पे कौन हुआ बच्चों, कंसाइन। these includes freight, custom duty, insurance और transit, octroi, unloading charges etc। रेकरिंग एक्सपेंसेस ये रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस होते हैं जो गोडाउन में गुड्स जब पहुंच जाते हैं तब किए जाते हैं। दीज इंक्लूड गोडाउन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ये आपके सामने एग्जांपल दे रखी हैं। वैसे तो क्वेश्चन में क्लियर होता है कि कंसाइनर के एक्सपेंसेस यूजुअली जो हैं वो कौन भी सॉरी जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं वो यूजुअली कौन बियर करता है, कंसाइनर। और जो रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं वो यूजुअली कौन बियर करता है, बियर तो कंसाइनर ही करता है लेकिन पे कौन करता है, कंसाइनी। लेकिन ऐसा कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखिए ये जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं ये दोनों पे कर सकते हैं। हो सकता है यहां तक के पे किए हो मिस्टर ए ने और यहां तक के पे किए हो मिस्टर बी ने। इसके लिए क्वेश्चन हमें कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर देगा। आगे नेक्स्ट, अब ये जो सारे टॉपिक्स हैं हमारे, एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट या नॉर्मल लॉस हो गया, अब नॉर्मल, ये सारी बेसिकली जो है ये हमें वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में काम आएगा। ठीक, तो एक एक करके इन टॉपिक्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक नॉर्मल लॉस का। अब नॉर्मल लॉस में क्या बताया जा रहा है, नॉर्मल लॉस में देखिए अब आपके सामने लॉसेस दो तरह के होते हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। लॉस, इसका एक डिफरेंस भी है आगे। एक तो आपका होता है बच्चों नॉर्मल लॉस, एक होता है अब नॉर्मल लॉस। अब जो नॉर्मल लॉस है इसके लिए कंसाइनर इज प्रिपेयर्ड लेकिन इस चीज के लिए कंसाइनर इज नॉट प्रिपेयर्ड। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन समवन बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉस। सर हम तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, लॉस के लिए प्रिपेयर करना तो वैसे ही अकाउंट्स में आदत है।
लेकिन ये वो वाला लॉस है जिसके लिए कंसाइनर मेंटली प्रिपेयर्ड है। अकाउंटिंग मेंटल प्रिपरेशन की बात नहीं करता, सिर्फ अकाउंटिंग प्रिपरेशन की बात करता है, फाइनेंशियल प्रिपरेशन की बात करता है। मेंटल प्रिपरेशन जो है वो नॉर्मल लॉस के केस में होती है। सुनिए कैसे, जैसे सपोज कीजिए हम मान के चल रहे हैं हमने कोई कांच का सामान भेजा है, ठीक। अब ट्रक में सामान जा रहा है कहीं, अब मान के चलिए कहीं 500 किलोमीटर सामान जाना है आगे, ठीक। तो 500 किलोमीटर में आप मान के चलोगे कि अगर मैंने 1000 बॉटल्स भेजी हैं तो 1000 में से 100 तो खराब हो ही जाएंगी, टूट ही जाएंगी। तो मतलब जो खर्चा मैंने 1000 बॉटल्स के ऊपर किया है, बेसिकली वो 1000 का खर्चा नहीं माना जाएगा, वो 900 बॉटल्स का खर्चा माना जाएगा, 900 बॉटल्स का खर्चा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस, कि अगर हम 1000 भेज रहे हैं वहां पहुंचेंगी 100 कम हो गई, 900 ही पहुंचेंगी। सो इस केस में नॉर्मल लॉस क्या हो गया सर? 10%। लेकिन अबनॉर्मल लॉस क्या होता है सर? अबनॉर्मल लॉस हमने सोचा था 100 खराब हो जाएंगी, ट्रक में आग लगी 500 खराब हो गई, तो इन दैट केस आप ये नहीं बोलेंगे कि वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस, यू वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, और इसके लिए आपको इसे अपना एक नॉर्मल एक लॉस ट्रीट करके P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़े। सर नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन कैसे होती है, ये क्वेश्चन है समझने वाला। देखिए, इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस, प्राइस पर यूनिट inflates. What is the meaning of inflates? Rises, ठीक। Because only number of units are decreased slash deducted, but not the price or amount। इस चीज को लिख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन में साथ में समझाऊंगा कि इसमें मैंने क्या बताया है। Here price per unit does not inflates as number of units as well as price or amount will be deducted। हाँ जी, अब सर डिडक्टेड तो आपने बता दिया, इस केस में आपने ये भी बता दिया कि जो प्राइस पर यूनिट है, ठीक, वो इन्फ्लेट करेगा, इसमें आपने बता दिया नहीं करेगा। लेकिन सर हाउ? देखिए, इसके लिए हमारे सामने बेटा एक क्वेश्चन है। एक्चुअली जब भी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं या किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, तो उसका परफॉर्मा जो होता है वो ये रहता है। परफॉर्मा इन द सेंस एक सिंपल कैलकुलेशन है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में, वो आगे जाके टॉपिक भी है, वैल्यूएशन में हमेशा आप लोगों ने सबसे पहले उठानी है कॉस्ट, ठीक। उसमें ऐड करने हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। फिर आप लोगों ने ऐड करना है नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, ठीक।
फिर आप लोगों ने ऐड करना है या लेस करना है नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स, फिर आप लोगों ने लेस करना है अब नॉर्मल लॉस। ठीक, तो इस तरह से हम लोग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। तो अब नॉर्मल लॉस इन यूनिट से सिर्फ लेस करना है, वो देखिए कैसे। बाकी ये सारी चीजें टाइमलाइन के ऊपर डिपेंड करती हैं, पहले कौन सा इवेंट हुआ। अगर पहले नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर हैं तो वही चीज होगी, बट ऑब्वियसली यहीं से स्टार्ट होता है। उसके बाद आगे क्या होता है, उसके बाद बच्चों आगे हम लोग हो सकता है पहले नॉर्मल लॉस हो जाए, फिर अब नॉर्मल लॉस हो जाए, फिर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइमलाइन। ये जब क्लोजिंग स्टॉक का टॉपिक आएगा हम तब डिस्कस करेंगे, आज करेंगे उसके बारे में। तो यहां पे देखिए अब क्या चीज है, यही परफॉर्मर रहता है कि पहले कॉस्ट है, फिर एक्सपेंसेस हैं। अगर कोई कंसाइनर द्वारा है, कंसाइनर द्वारा क्यों, क्योंकि हम इन्हें यूजुअली नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस अज्यूम करते हैं, और यहां पे क्वेश्चन में बताया भी गया है ए स्पेंड 1500 ऑन फॉरवर्डिंग द गुड्स। फॉरवर्डिंग द गुड्स क्या मतलब, ए से बी तक जाने के लिए जो खर्चा किया गया वो सारे का सारा क्या है, 1500 रुपए है, और बी तक पहुंचाने वाले खर्चों को ही तो हम क्या बोलते हैं सर, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। तो जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं दीज शैल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो देखिए यहां पे क्या बताया गया है, हाँ जी देखिए। अब सबसे पहले तो आपके सामने क्वांटिटी है, वैल्यू है और पर यूनिट है, ठीक है। अब आपको तीन चीजें यहां पे चाहिए थी, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट है, और क्योंकि ये नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन है तो यहां पे हमें नॉर्मल लॉस की फिगर चाहिए, जरा इसे ध्यान से समझना। ए कंसाइन टू बी 500 kg ऑयल कॉस्टिंग 70 पर kg, तो क्वांटिटी कितनी होगी जी 500, ठीक। पर यूनिट वैल्यू हो गई 70, हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन थी, तो इट विल बी 35,000। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। ए स्पेंड 1500 ऑन फॉरवर्डिंग द गुड्स ऑन द वे, 20 kg ऑयल वॉज स्पॉइल्ड ड्यू टू लीकेज। पहले यहां तक की बात करते हैं बेटा, ठीक है जी। ए ने 1500 रुपए खर्च किए। अब देखिए जब ए ने 1500 रुपए खर्च किए तो वो 1500 रुपए खर्च करने के साथ क्या उसने कोई एडिशनल क्वांटिटी भी दी, मतलब सर क्वांटिटी तो कोई बड़ी ही नहीं, तो यहां पे सिर्फ अमाउंट बड़ी कितनी 1500। यहां पे भी आपको कुछ नहीं लिखना। देखिए अगर मैं इसका टाइमलाइन बनाना चाहूं तो क्या हुआ, ए बी सी इज फॉर कस्टमर, तो ए द्वारा कितने गुड्स चले, सिर्फ 500 kg गया एट द रेट 70 पर kg। इसके ऊपर कितना खर्चा हुआ, 1500 रुपए का खर्चा हुआ। तो अब लेकिन सर यहां तक पहुंचे कितने, यहां तक सर 20 kg कम होके मतलब 480 kg पहुंचा। तो जो बीच में 20 kg था, अब हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है, सर ये नॉर्मल लॉस था, अब नॉर्मल लॉस था। ऑन द वे 20 kg ऑयल वॉज स्पॉइल्ड ड्यू टू लीकेज, बी टुक द डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग गुड्स, 450 kg ऑयल वॉज सोल्ड बाय बी। इस क्वेश्चन में बेटा ये चीज हमें क्लियर नहीं करेगी ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, लेकिन हम इसे नॉर्मल लॉस अज्यूम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि लीकेज की वजह से कोई मतलब इट इज नॉट एक्सीडेंटल इन नेचर, लीकेज हो जाती है, बहुत नॉर्मल चीज है, तो 20 kg का लॉस जो है उसे नॉर्मल लॉस माना जा सकता है। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन में इसे नॉर्मल लॉस ट्रीट किया जा रहा है। तो अब देखिए आगे क्या हुआ। अब 500 kg क्वांटिटी देखिए अभी भी 500 ही है, लेकिन जो यहां पे वैल्यू हो चुकी है वो हो चुकी है 36,500। तो मतलब अगर आज के टाइम में आप देखना चाहें एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो दैट विल बी 73। ठीक सर, आगे हो गया नॉर्मल लॉस। अब देखिए मेरे पास दो ऑप्शंस थी। पहली ऑप्शन तो क्या थी कि सर मैं यहां से 20 kg रिड्यूस करूं और 20 kg के अकॉर्डिंग ही 73 रुपए के अकॉर्डिंग मैं कॉस्ट भी रिड्यूस कर दूं, लेकिन सर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने 20 kg के अगेंस्ट जो मेरा लॉस है, अगर मैंने उसके अगेंस्ट मैंने अपनी अमाउंट को रिड्यूस कर दिया, तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये नॉर्मल लॉस मेरे बिजनेस का अब नॉर्मल लॉस है और मैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस 20 kg के लॉस के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड थे पहले से। तो हमने क्या बोला, हमने ना अपने मन को समझाया, कंसाइनर ने अपने मन को यह चीज समझाई कि भाई तू ये मान ले कि तेरे पास
जो तूने गुड्स भेजे थे, सॉरी, जो आपने कंसाइनी की तरफ गुड्स भेजे थे, वो गुड्स की जो टोटल क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी ही 480 केजी थी। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने गुड्स भेजे, आप पहले ही अपने मन को तसल्ली दे लेते हो कि नहीं नहीं यार, इतना तो लॉस तो देख होना ही था, तो हमें किसी तरह की कोई कॉस्ट को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने यहां पे ना एक पॉइंट लिखवाया था बच्चों, अगर आपको याद है, इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस प्राइस पर यूनिट इन्फ्लेट्स। मैंने आपको यह चीज बताई थी, इन्फ्लेशन का मतलब अब आपको समझ में आएगा। ये हो गया 36,500। तो इट विल बी अराउंड 76 अप्रॉक्स। अब यहां पे आप एक चीज देखिए बेटा, 73 का प्राइस 76 हो गया पर यूनिट, तो इसका मतलब प्राइस में इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन क्यों आ गया सर? पर यूनिट चीज इंक्रीज हो चुकी है। अब अगर मैं आपसे यह चीज पूछ लूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक तुम बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो बच्चों। तुमने 450 यूनिट्स को बेच दिया अभी तक, ठीक, तुमसे मैं प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछ रहा हूं। अब तुम्हें पता है कि एक यूनिट की वैल्यू अप्रॉक्स 76 रुपए है, तो तुम क्या करोगे? सर हम लोग जो हमारे यूनिट्स बच गए, कितने यूनिट्स बच गए हमारे? सर हमारे बच गए 30 यूनिट्स। एक यूनिट का प्राइस अप्रॉक्स 76 है, तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 2280 रुपए अप्रॉक्स। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में ये चीज काम आ जाती है। अब यही अगर अब नॉर्मल लॉस होता तो मैं यहां पे क्या करता? मैं यहां पर 73 रुपए के हिसाब से बाकी यूनिट्स को भी रिड्यूस कर देता। मतलब यहां पे पता मैं क्या करता अगर ये अब नॉर्मल लॉस का केस होता, जो नहीं है। अब नॉर्मल लॉस के केस में बेटा मैं 73 के अकॉर्डिंग 20 यूनिट्स का प्राइस रिड्यूस करता। अब 36,500 में से 1460 गए, 35,040 480। अब 35,040 डिवाइड बाय 480, द आंसर विल बी 73। देखो यहां पे प्राइस जो है वो कंसिस्टेंट रहता अगर ये अब नॉर्मल लॉस होता, लेकिन ये अब नॉर्मल लॉस नहीं है, नॉर्मल लॉस है, तो हम इस चीज को यहां से उड़ा देंगे। ठीक, 76, यहां पे था 480 और यहां पे था 36,500 और इसके साथ में था अप्रॉक्स। हाँ जी, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या है। सर एक क्वेश्चन है हमारे सामने, 1000 kg ऑफ एप्पल्स आर कंसाइन्ड टू अ होलसेलर, द कॉस्ट बीइंग 3 पर kg प्लस 400 ऑफ फ्रेट। इट इज नोन दैट अ लॉस ऑफ 15% इज अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल लॉस का मतलब क्या हुआ बच्चों? अनअवॉइडेबल लॉस का मतलब हुआ कि सर इट इज नॉर्मल लॉस। तो कॉस्ट पर केजी कितनी आएगी? देखें जरा फटाफट से करके, अगर मैं इसी में फिट करना चाहूं तो क्या हो सकता है? 1000 kg सबसे पहले, इसको एक मिनट डिलीट कर देते हैं हम सारे। हाँ जी, तो 1000 kg की क्वांटिटी है, कॉस्ट बता रखा है 3 रुपए के हिसाब से, मतलब 3000। उसके बाद 400 रुपए का फ्रेट है सर, ठीक है जी। तो अब जो 3400 रुपए है वो कितने क्वांटिटी के है? 1000 का है, यहां मैं बीच में पर यूनिट लिख रहा हूं, मतलब एक यूनिट का प्राइस हो गया 3.4। 15% जो है वो अनअवॉइडेबल लॉस है, मतलब कि यहां पे नॉर्मल लॉस हम लोग लेस कर देंगे, लेकिन सर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वांटिटी में डिक्रीज करेंगे, हम अमाउंट में कोई भी रिडक्शन नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स यहां पे कितना हो गया? 150 लेस, तो 850 यूनिट्स का जो प्राइस है दैट इज 3400।
तो मतलब आपके सामने जो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी दैट विल बी ₹4। ये कैसे आया? 3400 डिवाइड बाय 850। आंसर इज ठीक। अब बारी आ जाती है अब नॉर्मल लॉस की। अब नॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बिल्कुल सेम तरीके से होती है। अब नॉर्मल लॉस में भी आप प्राइस पर यूनिट देखते हैं और क्लोजिंग स्टॉक के केस में भी आप लोग प्राइस पर यूनिट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जनरल एंट्रीज को बेटा 2 मिनट लगाओ और फटाफट से रीड करो ताकि हम लोग आगे इसके जो पॉइंट्स हैं वो उनकी बात कर सकें और क्वेश्चन की बात कर सकें। इसी के साथ मैंने आज आपको वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी सिखा देनी है। इसे भी रीड कीजिए बच्चों साथ ही में। जी बच्चों, तो अब नॉर्मल लॉस के केस में जनरल एंट्रीज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखी हैं। तो अभी कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट जिनके बारे में यहां पे डिस्कशन में करना चाहूंगा। सबसे पहले तो इफ द नॉर्मल लॉस अकर्स इन ट्रांजिट देन ओनली प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर विल बी एडेड टू द कॉस्ट फॉर कैलकुलेटिंग द अबनॉर्मल लॉस। यहां पे बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, मैं अबनॉर्मल लॉस के साथ में अभी आप लोगों को बता रहा हूं, लॉस कहां हुआ ये मैटर करता है। ये चीज हमेशा याद रखना कि लॉस कहां पे हुआ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब कैसे सिचुएशन है ऐसी कुछ, ए बी एंड सी। सी इज फॉर कस्टमर, बी कंसाइनी, ऐसा ही जैसे हम हर एग्जांपल में कर रहे हैं, और ए है कंसाइनी। अब ए से गुड्स चले बी तक पहुंचे। सर आपने बीच में गलती से ये लाइन लगा दी। अब गलती से नहीं लगाई, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ये सारे होंगे। ये सारे क्या हैं? नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं। तो अब नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस तो हैं, वो चीज तो अच्छी बात है, लेकिन नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस यहां पे हुए हैं पेड बाय ए और यहां पे हुए हैं पेड बाय बी। क्या हमें कोई तकलीफ कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस किसने पे किए? नहीं मैटर करता सर। हमें तो सिर्फ यह बताना है कि अबनॉर्मल लॉस जहां तक हुआ है वहां तक के नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऐड होंगे। जैसे सपोज कीजिए आपको पता लगा कि गुड्स जब मिस्टर ए द्वारा आगे चले गए
तो वो दोबारा कहां जाके खुले, बीच में कोई ऑक्ट्रॉय वाली जगह आई, कोई चुंगी आई जहां पे उन गुड्स को खोला गया। तो हमें पता लगा कि यहां पे तो सर अबनॉर्मल लॉस हो गया, या उस पर्टिकुलर जगह पे अबनॉर्मल लॉस हो गया। अगर यहां पे अबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो क्या मैं सारे के सारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड करूंगा? बिल्कुल भी नहीं सर। अगर बच्चों अबनॉर्मल लॉस हो रहा है यहां तक, तो मैं सिर्फ प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ ए ऐड करूंगा या लेस करूंगा, वॉट एवर द केस में भी, ठीक। लेकिन अगर अबनॉर्मल लॉस हो रहा है यहां तक, ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप सारे के सारे एक्सपेंसेस को प्रोपोर्शनेटली ऐड करेंगे। ये चीज को हमेशा दिमाग में बसा के रखना कि जो हमारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं वो दो हिस्सों में पे हो सकते हैं, एक बार कंसाइनर करता है, एक बार कंसाइनी करता है। पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स वो हमेशा बनेंगे, लेकिन अबनॉर्मल लॉस, अब देखिए ना, अगर अबनॉर्मल लॉस यहां पे हो रहा है तो आप कैसे इन खर्चों को इसमें ऐड कर दोगे? क्यों सर, ये खर्चे तो हुए ही नहीं वहां पे, उस पर्टिकुलर लॉस के लिए तो नहीं हुए ना। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है। इस पॉइंट में भी कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है बच्चों। The value of abnormal is calculated at cost price, सॉरी ऊपर वाले पॉइंट की, the direct expenses incurred by consignor, यहां पे ना proportionate share है, ठीक है, will be added to the cost for calculating the abnormal loss। अब यहां पे proportionate share की बात करी गई है। proportionate share कैसे? अब ये वाला जो खर्चा किया आपने, हो सकता है ये 500 यूनिट्स के ऊपर किया हो, लेकिन अगर अब नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स का हुआ है तो तुम क्या करोगे, सिर्फ 100 की कॉस्ट ही उसमें निकाल के करोगे। तो यही चीज हम लोगों ने समझनी है, और ये चीज करने के लिए वो हमारा जो टेबुलर फॉर्म में हम लोग काम करते हैं वो बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल भी है, उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। द अकाउंटिंग एंट्री रिलेटेड टू नॉर्मल लॉस आर प्रिपेयर्ड, ये चीज हमेशा याद रखना, आर पास्ट ओनली इन कंसाइनर्स बुक्स एंड नॉट इन कंसाइनी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट लॉस है बेटा, ये डायरेक्ट लॉस कंसाइनर को ही बियर करना है। यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एनी अदर ऑप्शन, तो आपको हमेशा कंसाइनर की बुक्स में ही एंट्री पास करनी है। अब देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, मिस्टर एक्स प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन में क्या बताया गया, एक्स गुड्स सेंड बाय एक्स टू हिज एजेंट वाई 10,000 यूनिट्स एट ₹20 पर यूनिट। अब देखिए बेटा, अगर मैं इसका टाइमलाइन बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा, एक्स के द्वारा वाई को भेजे गए, ठीक है, कितने यूनिट्स भेजे गए सर, 10,000 यूनिट्स हैं एट रेट ऑफ ₹20 पर यूनिट। उसके बाद मिस्टर एक्स फॉरवर्डिंग एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, फॉरवर्डिंग एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ऊपर एग्जांपल में भी आप लोगों को बताया गया था कि दीज आर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक। क्या मिस्टर वाई ने कोई यहां पे खर्चा किया है? नहीं किया सर। तो यहां पे हुए नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितने के, 50,000 के, बहुत बढ़िया। आगे, गुड्स फुली डैमेज इन ट्रांजिट 200 यूनिट्स, ये डैमेज हुए हैं बेटा, गुड्स खराब हुए हैं, तो हम इसे क्या मान के चलेंगे सर, अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। एजेंट टुक द डिलीवरी, अब उसको कितने यूनिट्स मिल चुके हैं, 10,000 यूनिट्स में से 200 चले गए, तो इट विल बी 9800 यूनिट्स, ठीक। आगे, तो उसके बाद उसने क्या किया, सी इज फॉर कस्टमर, एजेंट ने डिलीवरी ली, और उसके बाद कौन कितने एक्सपेंसेस उसने इनकर किए, ₹1 प्रति यूनिट। एजेंट टुक द डिलीवरी एंड ब्रॉट द गुड्स टू हिज गोडाउन आफ्टर इनकरिंग एक्सपेंसेस एट द रेट ₹1 पर यूनिट, आफ्टर इनकरिंग एक्सपेंसेस। अब बेटा ये चीज जरा समझने वाली है कि यहां पे जो एक्सपेंसेस की बात करी जा रही है वो एक्सपेंसेस जो हैं नॉन रेकरिंग माने जाएंगे या रेकरिंग माने जाएंगे। तो अब यहां पे इन्होंने ना कुछ बताया नहीं है, हमें ये चीज क्लियर नहीं करेगी, तो इन दैट केस हम लोग जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनी द्वारा पे किए जा रहे हैं उसे ये एग्जांपल हमेशा रेकरिंग एक्सपेंसेस मान लेती है। अगर हमें एक्सपेंसेस की नेचर क्लियर करी होती ना तो हम लोगों को पता लग जाता कि ये कौन से एक्सपेंसेस हैं, लेकिन वो ये चीज बोल रहे हैं कि एजेंट ने डिलीवरी ले ली, उसके बाद कोई खर्चा किया, डिलीवरी लेने के बाद खर्चा मतलब कि यहां पे गुड्स पहुंच चुके हैं, उसके बाद उसने कोई खर्चा किया, तो उसे हम रेकरिंग एक्सपेंसेस मान सकते हैं, मतलब कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान सकते हैं। तो देखिए अब क्या किया हुआ है क्वेश्चन ने, ये रही यूनिट्स, ये रहा आपका अमाउंट। यहां पे आप चाहो तो पर यूनिट भी लिख सकते हो या आपकी खुद की इच्छा है, ठीक। मैं वैसे हमेशा प्रेफर करता हूं तो लिखा करो कि अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, गुड कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, तो 2 लाख रुपए 10,000 के हिसाब से ₹20 प्रति यूनिट। अब यहां पे पर यूनिट की कोई बात नहीं होगी, अब यहां पे पर यूनिट कितने हो गए, देखिए 50,000 के जब हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऐड हो चुके हैं तो प्राइस जो हमारा बन गया वो 25 का बन गया। अब सर ये अगर तो होता नॉर्मल लॉस, अगर होता नॉर्मल लॉस तो मैं ये चीज ना लेस करता,
मुझे पता है 25 रुपए के हिसाब से मेरी कॉस्ट अभी चल रही है गुड्स की, अगर ये नॉर्मल लॉस होता तो मैं यहां पे 5,000 रुपए लेस ना करता, लेकिन सर यहां पे हो रहा है अब नॉर्मल लॉस। तो अब नॉर्मल लॉस के केस में प्राइस इन्फ्लेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम उसकी कॉस्ट को भी रिड्यूस करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करते, बिकॉज वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड और हम उस लॉस को बियर करने के लिए तैयार हैं पर यूनिट की वैल्यू में, और कुछ नहीं। ठीक, आगे। तो अब देखिए यहां पे क्या हो गया, 2,45,000 रह गया 9800 यूनिट्स का प्राइस। तो क्या प्राइस इन्फ्लेट हुआ? नहीं हुआ सर, यही चीज। इंश्योरेंस क्लेम आपको 4,000 का मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको बोल रखा है कि 80% का आपको जो है वो इंश्योरेंस मिल रहा है, तो आपका जो नेट अब नॉर्मल लॉस है वो 1,000 रुपया। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री पास करना चाहूं तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप कंसाइनमेंट अकाउंट में से अब नॉर्मल लॉस को बाहर निकालेंगे, राइट। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट 10,000, नहीं सॉरी 5,000, उसके बाद अब इंश्योरेंस कंपनी ने जितना क्लेम एडमिट कर लिया उसे अपनी एसेट बना लो 4,000, लेकिन लॉस तो सर हमें पूरा ही खत्म करना है, 5,000। ठीक, और बाकी का हमारा P&L अकाउंट में लॉस चला जाएगा 1,000। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है बेटा, ये एंट्री तो बोल रही है कि अब नॉर्मल लॉस जो है सर वो कंसाइनमेंट का लॉस नहीं है, वहां से बाहर निकालो। कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक, तो मतलब उस लॉस को हमने कंसाइनमेंट अकाउंट से निकाल दिया और कंसाइनमेंट अकाउंट का लॉस जो है हमने कम कर दिया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। और दूसरी एंट्री रिप्रेजेंट कर रही है कि एक्चुअल में अब इस लॉस को किसी ने तो बियर करना ही है, तो ये हमारे जनरल P&L अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने 4,000 का क्लेम जो है वो एडमिट कर लिया है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब तीसरा है जी क्लोजिंग स्टॉक। बेटा क्लोजिंग स्टॉक और अब नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन बिल्कुल सेम है, सेम एज अब नॉर्मल लॉस। इसे आप ये भी बोल सकते हैं कि अब नॉर्मल लॉस की जो वैल्यूएशन है वो क्लोजिंग स्टॉक के जैसी है। देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। कॉस्ट ऑफ गुड्स उसमें भी था, ऑल एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर वहां पे भी था, तो टोटल गुड्स सेंट आ गए। ठीक, गुड्स इन नॉट रीच्ड, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट या गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट, इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल लॉस है अब नॉर्मल लॉस है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है या प्राइस है वट एवर द केस में भी, अगर अब नॉर्मल लॉस है तो प्राइस भी रिड्यूस होगा, अगर नॉर्मल लॉस है तो प्राइस रिड्यूस नहीं होगा, केवल यूनिट्स रिड्यूस होंगे, पर यूनिट अपने आप इन्फ्लेट कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो उसके बाद कॉस्ट आ चुकी है, ठीक। उसके बाद नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, एक तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। यहां पे सर ऑल एक्सपेंसेस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बेटा कंसाइनर जो खर्चा करता है वो नॉन रेकरिंग नेचर का ही होता है, ये चीज हम लोग अज्यूम भी करते हैं, मानते भी हैं और देखते भी हैं कि कंसाइनर अपने वाले खर्चे तो पहले ही कैलकुलेट करके तुम्हें कॉस्ट बताएगा, उसके बाद जो आगे भेजने का खर्चा है वो सारा का नॉन रेकरिंग ही है। क्यों? क्योंकि जब तक कंसाइनी की प्लेस पे गुड्स नहीं पहुंचते तब तक वो सारे का सारा क्या बना जाता है? नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। तो उसके बाद गुड्स रिसीव्ड बाय द कंसाइनी, ठीक। फिर इन्होंने नॉर्मल लॉस को एंड में रिड्यूस किया है, तो मतलब इसको इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अब नॉर्मल लॉस ही माना है। नॉर्मल लॉस आ चुका है आपका, तो गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक है जो वो आपके सामने आ जाए, ठीक। बाकी हाँ, जब भी हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है तब आप लोगों ने वो वाला कॉन्सेप्ट कभी नहीं बोलना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, वो चीजों को भी आपने साथ में कंसिडर करना है। तो कॉस्ट और एनआरवी, वो अगर आपको क्वेश्चन में एनआरवी गिवन है तो हम उसी हिसाब से कर सकते हैं। अब इसके हम सीधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बच्चों।
ये जरूर रीड कर लेना। हाँ जी, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने आज ट्राई कर लेने हैं, अब नॉर्मल लॉस वाले भी और क्लोजिंग स्टॉक एंड अब नॉर्मल लॉस वाले भी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन मेरा करवाने वाला हुआ मैं जरूर करवाऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनवॉइसिंग की बात करेंगे बच्चों, और अदर टॉपिक्स की बात करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।